ओके देखो अभी ना एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन चल रहा था हमारा। सो दिस इज पेज नंबर 1। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन में सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे अभी स्केल रीडिंग। स्केल रीडिंग ठीक है। स्केल रीडिंग में जैसे मान लो आपने एक स्टील स्केल लिया है ना, और उस स्टील स्केल का कैलिब्रेशन किसी टेम्परेचर पे किया हुआ है। कैलिब्रेशन मतलब कि वो कब करेक्ट रीडिंग देती है, ये मतलब होता है कैलिब्रेशन का यहाँ पे। तो स्केल रीडिंग में मान लो आपने कोई स्केल बनाया या स्केल डिजाइन की है, ये सपोज स्टील स्केल है ये, ठीक है। और इसके जो डिवीजन है, जो प्रॉपर डिवीजन है या जो प्रॉपर रीडिंग आती है इसकी, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। नाउ दिस स्केल इज कैलिब्रेटेड एट सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे इसको कैलिब्रेट किया गया है। और हम किसी वुडन रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं इससे। ये एक वुडन रॉड है, ठीक है। दिस इज वुडन रॉड। तो वुडन रॉड की लेंथ तो इतनी है। अभी कितनी मिलीमीटर दिख रही है रॉड की लेंथ, देखो जरा कितने मिलीमीटर दिख रही है अभी इस वुडन रॉड की लेंथ। इट इज 7 मिलीमीटर, राइट। और अगर मान लो आप अभी टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाते हो सेम स्केल का, फिर मेजरमेंट लेते हो, तो जो डिविजन्स हैं वो फैलने लगेंगे इसके। ये 0 हो गया। नाउ दिस इज एट 45 डिग्री सेल्सियस। तो सेम स्टील स्केल के जो डिविजन्स थे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्केल क्या होगी, एक्सपांड होगी, हाँ या ना। स्केल एक्सपांड होगी ना टेम्परेचर बढ़ाने पे। मतलब ये जो डिवीजन थे, अभी जो 0 पे 0 आपने मिला दिए लाइन, लेकिन ये वाला जो डिवीजन ये थोड़ा बाहर चला गया, ये और बाहर चला गया, ऐसा ये एक्सपांशन होने लगी। तो ये डिवीजन फैल जाएंगे, समझ गए। अरे समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो गैप है डिवीजन में, ये भी बढ़ेगा। तो अगर हम इस वुडन रॉड की लेंथ को देखें, तो ये स्केल कैलिब्रेटेड है 20 डिग्री सेल्सियस पे। कैलिब्रेशन मतलब इट विल गिव करेक्ट रीडिंग, इट विल गिव करेक्ट रीडिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे ये करेक्ट रीडिंग देती है ना। 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट रीडिंग देती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसकी रीडिंग बदल जाएंगी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करोगे इसकी रीडिंग बदलेगी। और जैसे यहाँ पे देखो, अगर अपन इस वुडन रॉड की बात करें, तो यहाँ पे वुडन लेंथ ऑफ वुडन रॉड, लेंथ ऑफ वुडन रॉड इन स्टील स्केल। देखो अभी जो इसकी लेंथ है, अभी कितने मिलीमीटर देख रहे हैं यहाँ पे, 7 मिलीमीटर। तो इट इज नाउ 7 मिलीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 मिलीमीटर एट 45 डिग्री सेल्सियस। 6 नहीं है, ये 5 पॉइंट कुछ आ रहा है यहाँ पे, बट मैं इसको 6 मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रीडिंग कितनी लिख रही है, लेंथ ऑफ वुडन रॉड, ये तो सेम है वुडन रॉड, मतलब इसमें एक्सपांशन नेग्लिजिबल होगा। बट जो लेंथ है वुडन रॉड की, ये 7 मिलीमीटर दिख रही है स्टील स्केल पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। और 6 मिलीमीटर कब दिख रही है, 45 डिग्री सेल्सियस पे दिख रही है। समझ गए कि नहीं। हेलो
समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? नहीं। क्वेश्चन नहीं समझे? कॉन्सेप्ट, कंडीशन नहीं समझे? मान लो तुमने एक स्टील स्केल बनाया है और उसका कैलिब्रेशन किया 20 डिग्री सेल्सियस पे। कैलिब्रेशन मतलब ये जो स्टील स्केल आपने बनाए हो ये करेक्ट रीडिंग देती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। लेकिन अगर उसी स्केल को आप 45 डिग्री सेल्सियस पे यूज करोगे तो करेक्ट रीडिंग देगी कि नहीं देगी? हर्ष, 45 डिग्री सेल्सियस पे उसकी करेक्ट रीडिंग आएंगी कि नहीं आएंगी? नहीं आएंगी ना। हेलो, अरे समझ गए क्यों नहीं आएंगी करेक्ट रीडिंग? बताओ जरा, करेक्ट रीडिंग क्यों नहीं आएंगी बताओ। हेलो, करेक्ट रीडिंग क्यों नहीं आएंगी? देख, जैसे ये स्टील स्केल है या कोई भी स्केल अगर अपन ले यहाँ पे, सपोज ये एक स्केल हमने लिए है ना, और इस पे जो डिविजन्स बने हुए, ये 0 हो गया, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 एंड देन ये 5, ये डिवीजन बने हुए। एंड मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा के आपने कितना कर दिया, 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो ये जो गैप है, जो मार्किंग है, पूरी स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी, और जो गैप है वो यहाँ पर की जगह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे गैप क्या होंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे, हाँ या ना। तो जो डिवीजन अभी इतना ब्रेथ का था वो इतना ब्रेथ का हो जाएगा। अरे समझ गए? हेलो, तो इसलिए रीडिंग में अंतर आने लगेगा, रीडिंग अलग आने लगेगी। तो जो स्केल अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे 7 मिलीमीटर की रीडिंग दे रही थी, वो 45 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रीडिंग कितनी दिखने लगी तुमको? 6 मिलीमीटर की दिखने लगी। समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए? अभी सिचुएशन समझ गए? हेलो, अरे सिचुएशन समझ गए? ओके, तो अब समझ गए? अभी सिचुएशन समझ गए? यस सर। हाँ, तो अभी इसमें रिलेशनशिप क्या बनेगी? तो इसको मैं ये लिख दूं कि ये वाली जो वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, दिस इज ट्रू वैल्यू टीवी, या ट्रू रीडिंग अपन लिख बोल सकते हैं, इट इज ट्रू रीडिंग। और ये कौन सी रीडिंग है? स्केल रीडिंग। तो वैसे तो दोनों ही सेम है, दोनों ही स्केल रीडिंग है, बट ये ट्रू रीडिंग मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल वैल्यू ये है, दिस इज ट्रू रीडिंग। और ये कौन सी रीडिंग हो गई? इट इज अपीरेंट रीडिंग आप बोल सकते हो, दिस इज स्केल रीडिंग। ओके, तो इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो इनमें आपस में ये रिलेशनशिप है, ये फार्मूला ऐसा बनेगा, ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये फार्मूला बनेगा, अभी आगे से आप इस फार्मूले को ध्यान रखो कि जो ट्रू रीडिंग होती है दैट इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर बनेगा। अभी ये बताओ, मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा है यहाँ पे? आपको 6 मिलीमीटर को बढ़ा के 7 मिलीमीटर का बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक वैल्यू से 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, मैंने ये बोला है कि 6 मिलीमीटर को 7 मिलीमीटर का बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे? हेलो, एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हाँ, लीनियर एक्सपांशन की कॉन्सेप्ट अपन ने यूज कर लिए, लेंथ वाली जो कॉन्सेप्ट थी। तो लेंथ इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एक्चुअल में जो ट्रू रीडिंग आएंगी कभी भी स्केल से, उसको कैसे लिखना आपको? ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के इक्वल लिखोगे। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए फार्मूला?
हेलो, समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन अभी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गई स्केल रीडिंग। एंड देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अभी अगले पेज पे जाते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपन अभी। Now this is page number 2. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। तो मान लो कोई पेंडुलम क्लॉक है और इसको आपने कैलिब्रेट किया है। ये मेटालिक स्ट्रिंग है, दिस इज मेटालिक स्ट्रिंग। हाँ, ये मेटालिक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ अभी L0 है। तो जो टाइम पीरियड है, दिस पेंडुलम क्लॉक इज कैलिब्रेटेड, नाउ इट इज कैलिब्रेटेड फॉर थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस। कैलिब्रेटेड मतलब ये जो पेंडुलम क्लॉक बनाए हमने, ये थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट रीडिंग देने के लिए बनाए हैं। ठीक है, एंड इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला हियर, इट इज टी नॉट 2 पाई अंडर रूट एल नॉट अपॉन जी। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। मैं यहाँ पे टेम्परेचर को थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए भी यही रिलेशनशिप यहाँ पे आ रही है। टाइम पीरियड का ये फार्मूला होता है। फार्मूला कैसे आया अभी हमको उस पर नहीं जानना है, ये हम ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, एंड ये मेटालिक स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो मेटालिक स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करने से टाइम पीरियड बदलेगा। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते तो क्या होगा? अभी बताओ, टेम्परेचर थीटा को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? इससे टेम्परेचर थीटा को बढ़ाने से क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बदल जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी राइजेस। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हो गया? घड़ी स्लो होगी कि फास्ट होगी? टाइम पीरियड बढ़ने से क्लॉक या घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो होगी। so therefore clock will be slow and therefore it will lose time। ये टाइम को लूज करेगी। टाइम को लूज करने का मतलब, टाइम को लूज करने का मतलब समझ गए क्या है? टाइम को लूज करेगी ये घड़ी। हाँ, यहाँ पे इट विल लूज द टाइम। एंड अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, उल्टा चलते हैं ऐसा, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर दें हम, टेम्परेचर थीटा इज डिक्रीजेस, then length of string will be decreases। ठीक है, एंड therefore टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ेगा? टाइम पीरियड इज आल्सो डिक्रीजेस। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा? therefore clock will be फास्ट हो जाएगी, एंड therefore it will gain टाइम। ये टाइम गेन करेगी। तो ये जो पेंडुलम क्लॉक है, ये थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेट की गई है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे ये टाइम लूज करेगी या गेन करेगी। जैसे मान लो ये जो कैलिब्रेशन टेम्परेचर है, सपोज इसको मैंने ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस, ये ले लिया मैंने 20। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेंडुलम क्लॉक है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट रीडिंग देगी।
इसका जो वायर है ना, वो स्ट्रिंग जो हमने यूज की वो मेटेलिक स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो ये जो पेंडुलम क्लॉक है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट रीडिंग देती है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसकी रीडिंग टाइम पीरियड बदलेगा, टाइम पीरियड बदलेगा तो इसका ये स्लो होगी या फास्ट होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये हो गया कि जो ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम है, एक ऑसिलेशन में वो बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लो हो जाएगी भाई। स्लो होने का मतलब हो गया ये टाइम लूज करने लगेगी। टाइम लूज का मतलब ये है कि मान लो आपने घड़ी को मिलाया अभी, ठीक है, कितने बजे मिला दिया आपने, सपोज 10 बजे आपने घड़ी को मिलाया हुआ है, ठीक है। घड़ी को आपने 10 बजे यहाँ पे कैलिब्रेट किया है, मिलाया हुआ है। जैसे अभी आपने आज की डेट अगर अपन ले लें यहाँ पे, सपोज आपने घड़ी को मिलाया है 10 AM पे। आज कितनी तारीख हो गई, 3/4/2021 को आपने मिलाया। तो अगले दिन भी अगर इसी टेम्परेचर को मेंटेन करें अपन, तब अगले दिन 4/4/21 को इसकी रीडिंग इतनी रहेगी। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे ले गए जहां पे जैसे टेम्परेचर कितना कर दिया आपने, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आज आपने घड़ी को मिलाया था 3/4/21 को, तब ये रीडिंग इतनी दे रही थी 10 AM। लेकिन दूसरे दिन ये क्या कर रही, टाइम इट विल लूज टाइम, तो दूसरे दिन इसकी रीडिंग सपोज 9:56 AM आने लगी, मतलब 4 मिनट का लॉस हो गया यहाँ पे। बाकी पैरामीटर पे डिपेंडेंसी, ये नहीं कि ऐसा 4 मिनट कहाँ से लिख दिए, मैंने मान लिया कि इतना टाइम लूज करने का मतलब क्या है यहाँ पे। और अगर हम इसी में टेम्परेचर कम में लेके जाते, जैसे आपने ऐसी जगह पे लेकर गए जहां पे टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, है ना, मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे लेके गए, तो 5 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे इस दिन आपने मिलाए थे तो इसकी रीडिंग 10 AM थी। फिर दूसरे दिन जब आपने देखा 4 तारीख को, तो ये टाइम गेन कर रही है, गेन कर रही है मतलब इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, 10 बज के मान लो 2 मिनट हो गया, एक्सेट्रा, है ना। तो ये यहाँ पे अपन ने इमेजिन कर ली है, यहाँ पे लेट मतलब इतना टाइम लूज कर रही है, गेन कर रही है। तो यहाँ पे ये 4 मिनट क्या कर रहा है, लॉस किया है, और यहाँ पे 2 मिनट क्या हो गया, इसमें गेन हो गया है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, टाइम लूज एंड टाइम गेन का मतलब? हेलो, सर हाँ, सर अगर घड़ी को कश्मीर लेके जाएंगे तो वहाँ कम टाइम दिखाएंगे क्या? मतलब समझा नहीं मैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि 5 डिग्री पे टाइम पीरियड कम होगा, हाँ, तो अगर घड़ी को कश्मीर लेके जाएंगे तो टाइम पीरियड कम होगा कि बढ़ेगा? कहाँ लेके जाएंगे? कश्मीर। वहां कश्मीर पे, बोल रहे हाँ, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा, वहां पे टेम्परेचर कम हो रहा तो वहां पे ज्यादा टाइम दिखाएगी। मान लो आपने टाइम मिलाया रात को, आज सुबह 10 बजे टाइम मिलाया आपने मोबाइल से उसका, है ना, हाँ और सर। फिर पेंडुलम क्लॉक से आपको आपने मिलाया, फिर अगले दिन जब आप देखोगे मोबाइल का टाइम आपका तो 10 बजे का ही दिखाएगा, लेकिन जो आपकी पेंडुलम क्लॉक का टाइम है वो ज्यादा दिखाने लगेगा। ठीक है, समझ गया? सर यस ज्यादा सर। मतलब कितना? ज्यादा मतलब ज्यादा कितना, 1 घंटा तो नहीं वो होगा? कैलकुलेशन करेंगे अभी, वो कैलकुलेशन वाले पार्ट में आ रही है, तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि टाइम सर लूज और तो टाइम गेन। 1-2 मिनट ज्यादा कम दिखाएगा ना? हाँ हाँ, 1-2 मिनट, जैसे आप टेम्परेचर कम वाली जगह पे ले जा रहे हो तो वो ज्यादा टाइम दिखाएगा, 1-2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, डिपेंड करेगा कि जो मेटेलिक स्ट्रिंग लिए वो कैसी लिए आपने, और उसका एक्सपांशन कोफिशिएंट कितना है, टेम्परेचर में चेंज कितना ले रहे हो, तो वो फैक्टर भी आएंगे ना अभी। ठीक है, सर हाँ सर जो 3 तारीख को लिखा है आपने वो उसमें टाइम सेम है तो हाँ, सर वो सेम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस भी है? नहीं नहीं, वो मैंने कैलिब्रेशन के लिए देख, 20 डिग्री सेल्सियस पे आपने 3 तारीख को घड़ी मिलाया है। घड़ी इस क्या बोलते हैं, ट्यून एट 10 AM, दोनों जगह पे, जहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री वाला भी और जहां पे 50 डिग्री वाला भी है। लेकिन जो घड़ी बनी है वो कैलिब्रेटेड है 20 डिग्री के लिए, मतलब वो 20 डिग्री पे करेक्ट रीडिंग देती है। और आपने मान लो घड़ी को मिलाया, उसको ट्यून किया मोबाइल की घड़ी से, तो 3 तारीख को 10 बजे आपने मिलाया है दोनों जगह पे, एक तीनों जगह पे आप मान ले, एक
3 आइडेंटिकल घड़ी बना लिए मान ले, तू ऐसा भी समझ ले, है ना, उसको ट्यून कर दिए तुमने 10 बजे का टाइम मोबाइल से मिला दिए, फिर अगले दिन जब आप देख रहे हो तो जहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है वहां पर के लिए वो करेक्ट रीडिंग दी थी, तो वहां पे उसकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जहां पे टेम्परेचर अलग है वहां पे उसकी रीडिंग बदल जाएंगी। समझ गए? ओके सर। ओके, ये मतलब है इसमें। तो अभी एक टर्म और हम यहाँ पे ले रहे हैं, टाइम पीरियड और टोटल टाइम में क्या रिलेशनशिप होती है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू स्मॉल t डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जहां पे स्मॉल t क्या है, इट इज टोटल टाइम, एंड कैपिटल N क्या है यहाँ पे, इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, डेल्टा t इज इक्वल्स टू डेल्टा स्मॉल t अपॉन n, दिस इंप्लाइज दैट, so this implies that delta t divided by t, delta t को ये t से डिवाइड कर देना, तो इट इज डेल्टा t अपॉन n डिवाइडेड बाय t by n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा t अपॉन स्मॉल t। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शनल चेंज होता है टाइम पीरियड में, वही फ्रैक्शनल चेंज किसके लिए होता है, टोटल टाइम के लिए भी वही फ्रैक्शनल चेंज है। तो ये ध्यान रखोगे आप, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन टोटल टाइम। टाइम पीरियड मतलब एक स्विंग या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल से ले लूं कि सपोज 10 oscillation in 50 second, so therefore what is time period, t divided by n, total time कितना है यहाँ पे 50 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने 10, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, इट इज 5 सेकंड। ये इसका मतलब है। तो जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन टोटल टाइम। मतलब अगर आपको एक ऑसिलेशन में कितना चेंज हो रहा है टाइम पीरियड में, फ्रैक्शनल चेंज कितना हो रहा है, तो आप पूरे दिन भर के लिए निकाल सकते हो, पूरे साल भर के लिए निकाल सकते हो, आप 10 मिनट के लिए निकाल सकते हो, किसी भी टाइम के लिए निकाल सकते हो। समझ गए? अगर आप, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो फिक्स है, वहां पे फिक्स क्वांटिटी है काउंटिंग के लिए, तो अगर आपने एक टाइम पीरियड में चेंज मेजर कर लिया तो टोटल टाइम में भी आप चेंज मेजर कर सकते हो। समझ गए? अगर आपने एक ऑसिलेशन में कितना चेंज आया वो मेजर कर लिए तो टोटल टाइम में कितना चेंज आएगा वो भी मेजर कर सकते हो। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली, इसमें पेंडुलम क्लॉक वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ध्यान रखना। थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जी मेंस एंड एडवांस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस में भी बनते हैं और हाइब्रिड क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, क्योंकि ये हर कहीं पे एडजस्ट होता है। ये टॉपिक ऐसा है, हर कहीं पे एडजस्ट होने का मतलब समझ गए? जैसे आपके जो टॉपिक्स है ना, फोर्स है, वर्क, पावर, एनर्जी है, तो ये टॉपिक भी हर कहीं पे एडजस्टमेंट करता है अपने आप को, इसलिए क्वेश्चन बनते हैं इसमें थर्मल एक्सपांशन के। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए सर। तो अभी मैं ये मिटा दे रहा हूँ, अभी हमारे लिए ये टर्म काम का नहीं है। तो टेम्परेचर चेंज करने से टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है, तो अब उसको हम मेजर कर लेते हैं। अभी पेज नंबर 3 पे आ रहे हैं और फिर क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? सो नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अभी इस पे ये ध्यान दो कि नाउ ये कोई पेंडुलम क्लॉक आपने लिए और L0 इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है और इसका जो टाइम पीरियड है ये कैलिब्रेटेड है। दिस इज नाउ कैलिब्रेटेड एट थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस और इसका जो टाइम पीरियड है अभी, इट्स टाइम पीरियड will be t naught 2 pi under root L naught upon g। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होगा? सो टाइम पीरियड दिस इज एट थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस के लिए। सो देयरफॉर टाइम
टाइम पीरियड एट थीटा डिग्री सेल्सियस। तो थीटा डिग्री सेल्सियस पे टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बन जाएगा? इट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी बन जाएगा। और जो लेंथ है इसको आप फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, इट इज एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लिख दोगे डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करना है, तो इट इज एल नॉट बाय जी को अलग लिख दो एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को अलग लिख दो पावर 1/2। ये टर्म आ गया आपका टी नॉट, तो इट इज टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पावर 1/2। तो देखो ये चेंज इस तरह से आ रहा है, टाइम पीरियड का जो चेंज हो रहा है, ये थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस पे टाइम पीरियड है, ये टी डिग्री सेल्सियस पे टाइम पीरियड है। तो कितना चेंज आ रहा है वो इस इक्वेशन से आपका मेजर होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से मेजर होगा कि कितना चेंज आ रहा है। तो अभी मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि अल्फा डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल टर्म है, तो इसमें हम बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर लेते। इट इज टी नॉट इंटू 1 प्लस पावर सामने लग जाएगी 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फर्क, ये एग्जैक्ट इक्वल इक्वेशन और ये नियरली इक्वल है, ये नियरली इक्वल इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर ली, पावर यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, टी नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी नॉट प्लस 1/2 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी नॉट, और इसको इधर ले आना ट्रांसपोज करके, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी नॉट 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा डेल्टा t इक्वल्स टू टी नॉट 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। सो डेल्टा t अपॉन t नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये आ गया बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, एंड सिंस फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन टोटल टाइम, ये भी होता है। तो ये ध्यान रखो, ये फार्मूला आ गया आपका निकल के इस तरह से, ये फार्मूला ऐसा बनेगा, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, या पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड में टेम्परेचर के साथ कैसा चेंज होता है। समझ गए? कोई डाउट अभी? अब क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई और एक बार बताइए ना, कहां पर से? जो आपने फॉर्मूला लिखे उसके बाद। एंड देन पेज नंबर 4 पे हम आते हैं अभी। तो अब इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक है, इट इज नाउ कैलिब्रेटेड एट थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला क्या है, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, और इसका टाइम पीरियड है टी नॉट 2 पाई अंडर रूट एल नॉट अपॉन जी। सो रिमेंबर द फार्मूला, इट इज टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये फाइनल फार्मूला आपको यूज करना है इसके कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन बना देता हूं यहाँ पे कि एक पेंडुलम क्लॉक है, एक पेंडुलम क्लॉक है जिसमें एल्युमिनियम का वायर आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम क्लॉक है जिसपे एल्युमिनियम वायर आपने यूज किया, and it is now calibrated at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलिब्रेशन है, एंड अल्फा ऑफ एल्युमिनियम विल बी 24 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है, एंड देन फाइंड द time lose or gain by it in 24 hours when it is taken to a place
दिस इज पेंडुलम क्लॉक। ये एक पेंडुलम क्लॉक आपने बनाया, टेकन एट अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक पेंडुलम क्लॉक है जिसमें एल्युमिनियम का वायर यूज किया गया है। ओके, और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलिब्रेटेड है, लेकिन इसको आपने ऐसी जगह पर लेकर गए जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है ना, तो ये कितना टाइम लूज करेगी या गेन करेगी ये बताना है। समझ गया क्वेश्चन? तो ये जो पेंडुलम क्लॉक है ये कितना टाइम लूज करेगी या गेन करेगी, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? ये पेंडुलम क्लॉक कितना टाइम लूज करेगी या गेन करेगी ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? क्या करेगी, टाइम लूज करेगी या गेन करेगी, बताओ जरा। लूज करेगी या गेन करेगी? लूज करेगी। हाँ, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सिंस टेम्परेचर थीटा इज इंक्रीजेस देयरफॉर इट विल लूज टाइम। ये टाइम लूज करेगी, कितना लूज करेगी? फार्मूला जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। सो इट इज 1/2 24 10 to the power -6 एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 50 - 20, 12 into 30 into 10 to the power -6. It is 360 10 to the power -6, 3.6 10 to the power -4. So therefore delta t is equals to 3.6 10 to the power -4 into t. So it is 3.6 10 to the power -4 into 24 आवर। तो इतने आवर लूज करेगी। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 24 into 60 into 60, तो ये आंसर आ जाएगा आपका सेकंड में। तो 24 आवर में कितने सेकंड ये लूज कर रही है, गेन कर रही है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, 24 आवर में ये कितना टाइम लूज करेगी या गेन करेगी। तो पूरे साल के लिए भी निकाल सकते हो, अगर एक महीने, एक दिन के लिए निकाल लिए, एक महीने के लिए निकाल सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक दिन में ये कितना टाइम लूज कर रही है, गेन कर रही है, एंड इट विल बी नियरली 31 सेकंड के आसपास आ रहा है। ये जो पूरा आंसर आएगा पूरा सॉल्व करने पे 31.1 सेकंड। तो 24 आवर में ये 31.1 सेकंड लूज करती है। समझ गए ना? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो अगर आज आपने सपोज इसको 3/4/2021 को आपने घड़ी को मिलाया है 10 बजे 10 AM पे, तो दूसरे दिन ये घड़ी की रीडिंग कितनी आएगी? 31 सेकंड लूज कर दी ना इसने, तो 9:59, यहाँ पे सेकंड वाला टाइम भी लेना पड़ेगा, और कितना हो जाएगा ये फिर 29 सेकंड के आसपास का टाइम शो करेगी दूसरे दिन, मतलब इतना टाइम ये लूज करेगी। समझ गया क्वेश्चन? हेलो, अरे समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। हो गया सर। अगले पेज पे जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपको पेंडुलम क्लॉक वाले जो क्वेश्चन होते हैं। अभी चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी पे किस तरह से चेंज होता है सॉलिड एंड लिक्विड की, पेज नंबर 5 पे आते हैं अपना। पेज नंबर 5। Now this is page number 5. Change in density with temperature. Change in density.
चेंज इन डेंसिटी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। ठीक है, डेंसिटी में कैसे चेंज होता है, डेंसिटी में कैसे चेंज होता है सॉलिड एंड लिक्विड की। अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक्सपांशन होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज होता है, हाँ या ना। टेम्परेचर अगर उसका चेंज करते हो तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, और वॉल्यूम अगर चेंज होता है इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो सिंस मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आप लिखते हो, बराबर है ना। मास को डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और ये कितने टेम्परेचर पे, इट इज एट T0 डिग्री सेल्सियस। फिर जब आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, T डिग्री सेल्सियस कर दिया यहाँ पे टेम्परेचर, तो इसका जो मास है ये m यहाँ पर भी है, और यही मास यहाँ पर भी रहेगा, मास पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ डेंसिटी रो नॉट और वॉल्यूम v नॉट है, यहाँ पे डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। मास बदलेगा क्या टेम्परेचर चेंज करने से, हेलो, मास बदलेगा क्या टेम्परेचर चेंज करने से, मास बदलता है क्या, हेलो, हाँ, नो, नहीं, मास नहीं बदलेगा, है ना। अगर ये 5 ग्राम है अभी, सपोज मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि ये सपोज अगर 5 ग्राम है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी अभी भी ये 5 ग्राम रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, लेकिन इसके डेंसिटी एंड वॉल्यूम जरूर बदल जाएंगे। तो मास रिमेन्स द सेम, बट डेंसिटी एंड वॉल्यूम विल बी चेंज हियर। तो आप क्या लिखोगे, नाउ मास at T degree Celsius, T0 degree Celsius is equals to mass at T degree Celsius. So mass remains the same. This implies that it is density into volume and density into volume. तो फिर फार्मूला हो जाएगा आपका रो नॉट वी नॉट, इट इज रो, एंड वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, हमने फार्मूले पढ़े थे लीनियर एक्सपांशन में L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एरियल एक्सपांशन A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वॉल्यूम एक्सपांशन में वॉल्यूम V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, बराबर। ये फार्मूले पढ़े हमने। तो टेम्परेचर चेंज करने पे इन क्वांटिटीज भी चेंज आता है। सो दिस इंप्लाइज दैट V नॉट एंड V नॉट विल कैंसिल ईच अदर, एंड डेंसिटी at T degree Celsius is equals to rho naught. This is at T0 degree Celsius whole divided by 1 plus gamma delta T. और सिंपली लिख दें rho is equals to rho naught upon 1 plus gamma delta T। ये फार्मूला आ गया आपका डेंसिटी का। और इसमें जुगाड़ लगा सकते हैं हम बायनोमियल एक्सपांशन का। और ऐसा भी लिख दो rho is equals to rho naught 1 plus gamma delta T power -1। This can be written as rho naught, पावर सामने लग जाएगी बायनोमियल एक्सपेंशन में, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये जुगाड़ वाला फार्मूला है, दिस इज इक्वल्स टू रो नॉट इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी का एग्जैक्ट फार्मूला ये है। और ये वाला जो फार्मूला लिखे अपन, ये जुगाड़ वाला लिखे बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करने पे। तो डेंसिटी में वेरिएशन इस तरह से आता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट कुछ मटेरियल जैसे पानी के साथ उल्टा केस चलता है, लेकिन ठीक है ना, एबनॉर्मल बिहेवियर होता पानी का, तो वो मैं बताऊंगा अभी। समझ गए ये, कोई डाउट, हेलो, कोई डाउट यहाँ पे, नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें पानी के साथ केस उल्टा होता है, नॉर्मल बिहेवियर होता है पानी का।
एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, या एक्सेप्शनल है पानी इसमें ना, दिस इज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमेलस, जिसको आप बोलते हो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर, एबनॉर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर। तो मैं डायरेक्ट इसको ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड इट इज, डेंसिटी कितनी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती। तो मैं अगर इसका वॉल्यूम के साथ में इधर पे टेम्परेचर ले लिए डिग्री सेल्सियस पे, इधर पे वॉल्यूम ले लिए हमने सेंटीमीटर क्यूब पे, तो ग्राफ नॉट टू द स्केल है ये, है ना, बट इसकी जो वैल्यू 1.00 1.001 1.002 एक्सेट्रा ऐसा चलेगा, और इधर पे आपने ले लिया ये 4 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी का जो वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है, 1 के आसपास होता है। तो जो ग्राफ आएंगे इसके, दे आर लुकिंग लाइक दैट, ऐसे। तो ये वॉल्यूम वाला ग्राफ हो गया पानी का, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है 1 ग्राम का, ठीक है ना। 1 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसका डेंसिटी का ग्राफ देखोगे, इधर पे T डिग्री सेल्सियस पे ले लो, इधर पे आप डेंसिटी ले लो, इट इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्योंकि रेसिप्रोकल चलेगी तो ये उल्टा बन जाएगा यहाँ, मतलब पानी की जो डेंसिटी है ये इस तरह से वेरी करेगी, तो डेंसिटी का ग्राफ आपका ऐसा वेरी करेगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको कहाँ पे ऑब्जर्व होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑब्जर्व होगी 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की, और वॉल्यूम सबसे कम होता है 1 ग्राम के लिए, लिखा मैंने ये डेटा, ठीक है। तो 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम होगी, 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करोगे डेंसिटी फिर से कम होगी। और वॉल्यूम की बात करें तो 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और 4 डिग्री से कम करने पे भी वॉल्यूम कम होगा। तो अब एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ पे हमने किसी कंटेनर में पानी को भर दिया, पूरा फुल भर दिया, और ये पूरा 4 डिग्री सेल्सियस पे आपने पूरा पानी को भरा है, ठीक है, पूरा फुल भरा हुआ है। नाउ दिस इज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेनर इज फुल, कंटेनर पूरा फुल भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है। if neglecting expansion of container के expansion को अगर neglect करें, then on temperature increase और temperature decrease। अभी ये बताओ 4 डिग्री सेल्सियस पे तुमने पूरा पानी से भर दिया है ना, और कंटेनर के एक्सपांशन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कंटेनर के एक्सपांशन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने पूरा कप में पूरा पानी भर दिया पूरा यहाँ तक 4 डिग्री सेल्सियस पे, और अब गर्म करो इसको, गर्म करोगे तो पानी बाहर गिरेगा कि लेवल कम होगा, हेलो कम 4 डिग्री पे पूरा भरा हुआ है ना, 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इससे ओवरफ्लो हो जाएगा ना, हेलो समझ गया। 4 डिग्री पे तुमने पूरा फुल भर दिया यहाँ तक, अब हीट करो इसको, गर्म करोगे, इसका एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है यहाँ पे,
तो 4 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा मतलब इससे पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिरेगा। समझ गया? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? समझ गए? यस सर। हाँ, अभी चलो 4 डिग्री पे पूरा भर दिया आपने कप को, और अब नीचे बर्फ रख दो, मतलब इसको चारों तरफ से बर्फ लगा दो ऐसे। क्या करेगा, इसका टेम्परेचर कम होगा इससे। अभी टेम्परेचर अगर कम होगा या इससे हीट आप बाहर निकाल रहे हो, तब भी पानी के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, पानी यहाँ से बाहर गिर जाएगा कि लेवल कम होगा? बाहर गिरेगा। तब भी बाहर गिरेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करने पे भी वॉल्यूम बढ़ता है, और 4 डिग्री से ज्यादा करने पे भी वॉल्यूम बढ़ता है। तो 4 डिग्री पे अगर आपने किसी कंटेनर में पूरा पानी भर दिए और वहां से अगर टेम्परेचर चेंज होता है, देन वाटर विल ओवरफ्लो। सो देन वाटर विल ओवरफ्लो, पानी ओवरफ्लो होगा। तो अगर यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस से आपने 20 डिग्री सेल्सियस किए, या 4 डिग्री सेल्सियस से आपने 2 डिग्री सेल्सियस किए, तो जो पानी है यहाँ से बाहर गिरने लगेगा। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा पानी। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर होता वाटर का ऐसा। समझ गया बेटा इसको? कोई डाउट इस पे? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ सर, ये राइट हैंड साइड वाला ग्राफ फिर से बताना। बेटा, वो डेंसिटी का ग्राफ है और लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम का है। तो मास इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है कि नहीं? उल्टे चलते ना, डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो वॉल्यूम से उल्टा चलेगा यहाँ पे। समझ गया? सर अगर ये क्वेश्चन डेंसिटी के लिए बनता तो कैसे रहता? मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी डेंसिटी कम होगी, और 4 डिग्री सेल्सियस से डेंसिटी कम करोगे, वो टेम्परेचर कम करोगे तब भी डेंसिटी कम होगी। समझ गया? यस सर। ओके। और अच्छा, इसीलिए देखो ठंड के दिनों में ना जो लेक वगैरह पूरी जम जाती हैं, तब भी नीचे की लाइफ क्यों सरवाइव करती है, बता सकते हो कि नहीं? ठंड के दिनों में लेक पूरी जम जाती लेकिन नीचे मछलियां जिंदा रहती हैं, सरवाइव करती हैं। वो क्यों? क्योंकि पूरा लेक का टेम्परेचर जब 4 होगा तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब सबसे भारी पानी कहाँ पे रहेगा, 4 डिग्री वाला। 4 डिग्री वाला पानी नीचे बेस पे आ जाएगा पूरा, और टेम्परेचर अब कम होगा तो ऊपर से जमना चालू होगा। लेकिन 4 डिग्री वाला पानी तो नीचे बेस पे है, सबसे भारी है, और बाकी जो कम टेम्परेचर वाला पानी वो हल्का रहेगा, ऊपर रहेगा। इसलिए जो लेक्स होती है ना वो ऊपर से जमती है। ऊपर से जमती मतलब ऊपर से फ्रीज होती हैं, और फिर नीचे की जो लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ, वो सरवाइव कर लेती है आसानी से। समझ गए? तो ये पानी के एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण ऐसा पॉसिबल है। तो देखो नेचर ने कितना अच्छे से काम किया हुआ, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं कि भाई कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड भी है, ठंड बढ़ती है, लेक फ्रीज होती है, तब भी जो एक्वेटिक लाइफ है नीचे सरवाइव कर लेती है। सो दैट इज ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, now this is page number 7 अभी ना, this is page number 7, buoyant force। buoyant force, हाँ, buoyant force का फार्मूला क्या होता है? ये मान लो कोई सॉलिड है, इसको पूरा आपने लिक्विड में डुबो दिया है, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल, एंड इस ऑब्जेक्ट पे जो buoyant फोर्स लगेगा, ठीक है,
दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बायंट फोर्स का फार्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, बराबर है। यही है ना बायंट फोर्स का फार्मूला? हेलो, अरे बायंट फोर्स का फार्मूला समझ गए? हाँ, ये फार्मूला हो गया। एंड अपीरेंट वेट किसके बराबर लिखते हैं अपन? अपीरेंट वेट इज रियल वेट माइनस बायंट फोर्स। ठीक है, तो अब इसमें टेम्परेचर के साथ में कैसा चेंज आता है? नाउ एट T0 डिग्री सेल्सियस पे, तो T0 डिग्री सेल्सियस पे बायंट फोर्स का फार्मूला हो जाएगा रो नॉट एल V नॉट S इंटू जी। एंड एट T डिग्री सेल्सियस पे बायंट फोर्स बदल जाएगा, इट इज रो एल V S इंटू जी। दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं, दोनों इक्वेशन को, तो एफ बी डैश अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू रो एल वी एस इंटू जी डिवाइडेड बाय रो नॉट एल वी नॉट एस इंटू जी। वैल्यू पुट कर दो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, एंड वी एस मतलब वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू जी। ये ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। तो इस पे देख सकते हो, सॉरी, इट इज इंटू जी एंड होल डिवाइडेड बाय, ये किसके बराबर बच रहा है यहाँ पे? होल डिवाइडेड बाय रो नॉट एल, ये रो नॉट एल है, इंटू वी नॉट एस, ये भी वी नॉट एस है, इंटू जी। तो जी से जी कट जाएगा, ये वाला टर्म कट गया, ये टर्म कट गया। तो देखो यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया, एफ बी डैश विल बी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी इंटू बायंट फोर्स। तो ये एक फार्मूला निकल के आ गया बायंट फोर्स का, टेम्परेचर में चेंज करने के कारण। ये समझ गए फार्मूला कि नहीं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड का जो फार्मूला होता है वो हम बदल के लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फार्मूला क्या लिखते हैं भाई? density of liquid will be, yeah, density will be given by rho naught upon 1 plus gamma into delta t। ये पढ़े ना अपन ने, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। तो डेंसिटी वाला जो टर्म है वो आपका ऐसा बन जाएगा, और जो वॉल्यूम वाला टर्म है वो तो ऐसे ही रहेगा। इसलिए बायंट फोर्स का फार्मूला ये आ गया। अब यहाँ पे ना 3 केस अराइज होते हैं, तो 3 डिफरेंट केसेस यहाँ पे अराइज करेंगे, और ये 3 डिफरेंट केसेस कौन कौन से हो गए? इफ गामा एस इज इक्वल्स टू गामा एल, अगर गामा एस और गामा एल की वैल्यू सेम है तो ये पूरा टर्म आपका कट जाएगा, बायंट फोर्स की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं, एंड अपीरेंट वेट W डैश इज इक्वल्स टू W अपीरेंट, अपीरेंट वेट भी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो गामा एस इज ग्रेटर देन गामा एल, मतलब सॉलिड का एक्सपांशन ज्यादा है, तो बायंट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी टेम्परेचर चेंज करने पे या टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, नाउ T इज ग्रेटर देन T0 डिग्री सेल्सियस। बायंट फोर्स बढ़ेगा, तो बायंट फोर्स बढ़ेगा तो अपीरेंट वेट डिक्रीज होगा। देखो अपीरेंट वेट में आता है mg माइनस बायंट फोर्स, तो अगर बायंट फोर्स बढ़ेगा तो अपीरेंट वेट डिक्रीज हो जाएगा। एंड तीसरा केस ये बनेगा इसमें कि अगर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज लेस देन एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, सो बायंट फोर्स विल बी लेस देन दैट इन प्रीवियस केस, मतलब बायंट फोर्स डिक्रीज होगा, और बायंट फोर्स डिक्रीज होगा तो अपीरेंट वेट विल बी इंक्रीजेस। तो ये 3 केस अराइज होते हैं बायंट फोर्स के लिए यहाँ पे, ठीक है, एंड अपीरेंट वेट के लिए। तो जब किसी सॉलिड को आपने लिक्विड में डुबोया है तो उसमें जो बायंट फोर्स लग रहा है और उसका जो अपीरेंट वेट है उस पे ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? तो और एक बार केसेस बताइए।
केसेस एक बार और बताऊं, देख 3 केस अराइज हो रहा है, फार्मूला समझ गया है, एफ बी डैश मतलब वायंट फोर्स एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर है, 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी इंटू वायंट फोर्स। तो यहाँ पे गामा क्या है, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो अगर गामा एस और गामा एल की वैल्यू सेम है तो देख फार्मूले में वायंट फोर्स का फार्मूला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर। तो कितना बचा, एफ बी डैश की वैल्यू एफ बी वायंट बची, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा वायंट फोर्स पे। मतलब अगर दोनों के जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है लिक्विड और सॉलिड के वो इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड ज्यादा है तो फिर देख ले न्यूमरेटर वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी, मतलब वायंट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और तीसरे वाले केस में अगर कोफिशिएंट ऑफ जो एक्सपांशन है वॉल्यूम एक्सपांशन सॉलिड का कम है लिक्विड के कंपैरिजन में, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना, समझ गया। हाँ, तो वायंट फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, वायंट फोर्स डिक्रीज करेगा मतलब अपीरेंट वेट बढ़ेगा, तो ये फर्क आ रहा है, समझ गए अभी। हेलो, हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए सर। एंड देन अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, अपीरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। अभी अपीरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, now this is page number 8, apparent expansion of liquid। अपीरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। देखो एक्चुअल में जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो तो किसी कंटेनर में रखकर ही गर्म करते हो, जैसे मान लो एक कंटेनर है कोई, ठीक है, और इस पे यहां तक अभी लिक्विड भरा हुआ है इतना, ठीक है, जो मार्किंग है वो इस तरह से है, यहाँ पे ये सपोज 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ये लीटर में अभी मार्किंग दी हुई है। और मान लो ये कोई लिक्विड है, दिस इज एनी लिक्विड एंड दिस इज कंटेनर, और अभी टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप क्या बोलोगे, अभी कितना वॉल्यूम है यहाँ पे लिक्विड का, कितना वॉल्यूम दिख रहा है लिक्विड का अभी। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 4 लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, 4 लीटर वॉल्यूम है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, नाउ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो लिक्विड का लेवल है ये आपको राइज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, और जब आप इसकी रीडिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे तो ये कितनी रीडिंग दिख रही है अभी यहाँ पे, बताओ जरा कितनी रीडिंग दिख रही है अभी, 6 लीटर, पहले कितनी दिख रही थी, 4 लीटर। तो अभी जो रीडिंग दिख रही है, नाउ दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 6 लीटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 4 लीटर एट 20 एंड 6 लीटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो कितना चेंज आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इतना इसमें चेंज दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है। सो दिस इज चेंज इन volume of liquid with respect to solid. This is change in volume of liquid
विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर या सॉलिड, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, कंटेनर या फिर सॉलिड। ठीक है, कंटेनर सॉलिड है, समझ गए। तो ये इतना चेंज आपको दिख रहा है। मतलब अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो या लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो उसमें जिस कंटेनर में रख के आप गर्म कर रहे हो वो कंटेनर भी तो एक्सपांड होगा ना, कि नहीं होगा? हेलो, अरे समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? जिस कंटेनर में रख के आप लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो कंटेनर का वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है। हेलो, समझ गए? कुछ तो बोलो भाई। हेलो, अरे कुछ तो बोलो। Yes, sir. है ना, आप किसी लिक्विड को कंटेनर में रख के गर्म कर रहे हो तो कंटेनर का वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना, कि नहीं होगा? सर नहीं समझा कंटेनर का वॉल्यूम चेंज का अच्छा कैसे? ठीक है, इसको ऐसे समझ ले। जैसे मान ले मेरे पास ये अभी किसी चीज का कंटेनर, ये कॉपर कंटेनर है सपोज अभी, है ना, और पानी अभी इसमें इस लेवल तक है 20 डिग्री सेल्सियस पे, अभी यहां तक लेवल है, ये कॉपर का कंटेनर है ना, अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब 20 से तुम टेम्परेचर 80 कर रहे हो, है ना, तो इसमें पानी भी एक्सपांड होगा और ये कॉपर कंटेनर भी एक्सपांड होगा, बराबर है? हेलो, समझ गए? अरे कुछ बोलो भाई, कन्वर्सेशन नहीं समझा। नहीं समझा? हाँ सर। हाँ ठीक है, दोबारा सुनना। ये कॉपर का एक कप है, एक कॉपर का है, उसमें भी 4 लीटर पानी, और दूसरा वाला एक एल्युमिनियम का कप है। दोनों में टेम्परेचर अभी 20 पे, और जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर है। अब टेम्परेचर को इसका भी 80 किया और दूसरे वाले का भी आपने 80 किए, तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? दोनों में सेम चेंज दिखेगा कि अलग अलग चेंज दिखेगा? अलग सर। अलग दिखेगा ना दोनों पे, समझ गए कि नहीं? कि दोनों में सेम दिखेगा। जैसे ये मान लो एक कॉपर कंटेनर लिए आपने, और ये किसमें लिए आपने, ये एक एल्युमिनियम का लिए, ये एल्युमिनियम हो गया, ये कॉपर हो गया, और दोनों में जो लेवल है लिक्विड का ना, दोनों में वॉल्यूम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 4 लीटर इन बोथ, ठीक है। सो वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस क्या 4 लीटर रहेगा दोनों में, कि अलग अलग दिखेगा? अलग अलग। अलग अलग दिखेगा। क्यों दिखेगा? दोनों में पानी लिए आपने 4-4 लीटर, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे दोनों में 4-4 लीटर पानी लिए। अब टेम्परेचर आप 80 तक बढ़ा रहे हो, तो दोनों में सेम दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? लेवल में चेंज है, अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब आप हीट दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि पानी अकेला हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट तो ये कंटेनर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और इनमें भी एक्सपांशन हो रहा है एल्युमिनियम में और कॉपर में। तो किसका कम, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल के, तो इनका एक्सपांशन भी अलग है, लेकिन जो पानी आपने भरा हुआ है वो तो सेम है। तो दोनों में जो लिक्विड का लेवल आएगा वो अलग अलग आएगा, है ना। तो ये जो चेंज हो रहा है यहाँ पे वॉल्यूम में, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ये कंटेनर के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कितना चेंज आता है। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं यहाँ पे, तो सिंस यहाँ पे मैं लिख दूं डेल्टा वी एल, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वी नॉट इंटू गामा एल इंटू डेल्टा टी, और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज वी नॉट गामा एस डेल्टा टी। सो देयरफॉर डेल्टा वी एल माइनस डेल्टा वी एस, this is equals to delta VLS. This is apparent change in liquid, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट कर दो। सो देयरफॉर डेल्टा VLS इज इक्वल्स टू किसके बराबर जाएगा, V नॉट को आप बाहर निकाल देना, इनटू क्या बचेगा, गामा L माइनस गामा S इनटू डेल्टा T। So this is actual volume of V naught, मतलब T naught डिग्री सेल्सियस पे।
तो ये इतना चेंज आपको मिलेगा और इस फार्मूले को आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज गामा एल एस डेल्टा टी, दिस इज द अपीरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड. So what is gamma ls here? It is gamma of L minus gamma of S, and ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड है. तो इसको आप अपीरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड बोल सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड. और ये V नॉट क्या है यहाँ पे? दिस V नॉट विल बी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट T नॉट डिग्री सेल्सियस पे. तो जब भी आप कंटेनर में रख के किसी लिक्विड के वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको कंटेनर का एक्सपेंशन भी कंसीडर करना पड़ता है. तो ये इतना एक्चुअल चेंज होता है ना, ये इतना एक्चुअल चेंज होता है. ये तो अपीरेंट आपको दिख रहा है, तो एक्चुअल चेंज अलग है और ये अपीरेंट चेंज है. तो जब आप कंटेनर में रीडिंग मेजर करते हो तो वो अपीरेंट रीडिंग होती है. तो ये जो लिक्विड का लेवल है ये राइज भी कर सकता है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है. तो ये किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे एक मैं नोट ले लूं, यहाँ पर भी 3 केस अराइज करते हैं. 3 केस कौन कौन से अराइज करेंगे यहाँ पर भी? अगर मान लो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है, मतलब हम डेल्टा वी एल एस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस, देन डेल्टा वी एल एस इज पॉजिटिव एंड लिक्विड लेवल क्या होगा? कंटेनर में बढ़ेगा. अगर मान लो गामा एल इज इक्वल्स टू गामा एस है, तो जो डेल्टा वी एल एस आएगा ये 0 रहेगा. लिक्विड लेवल विल नॉट चेंज, लिक्विड का लेवल चेंज नहीं होगा, है ना. और अगर तीसरा केस ये हो गया, गामा एल इज लेस देन गामा एस, लिक्विड का एक्सपांशन छोटा है, तो डेल्टा वी एल एस की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी एंड लिक्विड लेवल क्या होगा? कंटेनर में ये डिक्रीज करेगा. तो ये जो लिक्विड का लेवल है ये राइज कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि उतना ही रहेगा? मतलब जैसे ये 4 लीटर है ना, अभी टेम्परेचर चेंज बढ़ाने पे भी 4 लीटर है, इसका मतलब कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो गया. अभी ये 4 लीटर दिख रहा है 20 पे, 80 पे ये 6 लीटर दिख रहा है, मतलब कौन सा वाला केस आ गया आपका? ये पहला वाला केस आ गया. अभी ये 4 लीटर दिख रहा है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका लेवल और नीचे आ गया, तो ये कौन सा केस हो गया आपका? ये थर्ड वाला केस हो गया. समझ गए? हेलो, समझ गए इसको? समझ गए? हेलो.